हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन से एसेंशियल्स होते हैं और इसमें से फोर्थ एसेंशियल, चौथा एक एसेंशियल है कंसिडरेशन या प्रतिफल का होना, जिसको हम लॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो जहाँ तक, क्योंकि हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कर रहे हैं, तो ये बात तो हमें समझ आ ही गई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है या कंपलसरी है। इसका मतलब है कि अगर ये नहीं होगा तो केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जो एक अनुबंध है वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। और इसका होना, इसके अभाव में ये भी कहा जा सकता है कि जो ठहराव है वो गैम्बलिंग का रह जाएगा या चांस का रह जाएगा और इसलिए भी वो वॉइड हो जाएगा। तो आइए कंसिडरेशन के बारे में डिटेल में करते हैं। कुछ जरूरी बातें कंसिडरेशन या प्रतिफल के बारे में। सबसे पहली बात कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन या प्रतिफल का होना एक एसेंशियल एलिमेंट है या एक बहुत ही आवश्यक तत्व है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल का होना। दूसरी बात, कंसिडरेशन का मीनिंग या कंसिडरेशन का अर्थ क्या है। तो कंसिडरेशन का मीनिंग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। कंसिडरेशन का मीनिंग है समथिंग फॉर समथिंग। अगर हम बिल्कुल साधारण आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो इसका मतलब है कुछ के बदले में कुछ, या समथिंग इन रिटर्न, या बदले में कुछ। ये भी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बदले में कुछ। इसको ये भी कहते हैं क्विड प्रो क्यू और कंपनसेशन, यानी कि अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है या हमें कुछ दे रहा है तो उसके बदले में उसके लिए उसको कुछ देना या उसके लिए कुछ करना। तो ये समथिंग फॉर समथिंग, बिल्कुल साधारण भाषा की हम बात कर रहे हैं तो इसको समथिंग फॉर समथिंग हम कह सकते हैं। तो कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग ये हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ए जो है वो अपनी कार जो है वो बी को 1 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे बी का जो प्रॉमिस है 1 लाख रुपए ए को पे करने का, वो ए के प्रॉमिस के लिए एक कंसिडरेशन है। और ए के प्रॉमिस अपनी कार को बेचने का वो बी के प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है। मतलब एक दूसरे का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन या प्रतिफल कहलाएगा। तो क्योंकि हम कंसिडरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, तो नेक्स्ट बात देखिए, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द सेम थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। जहां तक अनुबंध के पक्षकारों की बात है, प्रतिफल या उद्देश्य, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि एक पार्टी के लिए या एक पक्षकार के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है दूसरे के लिए वही कंसिडरेशन हो जाता है, या ये कहें कि एक के लिए जो कंसिडरेशन होता है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक और जरूरी बात कंसिडरेशन के बारे में जो हम यहाँ पे समझ लेंगे कि प्रतिफल जो है वो किस किस प्रारूप, उसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो किन किन रूपों में हो सकता है। तो प्रतिफल जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा है, कंसिडरेशन में बी अ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट की रूप में हो सकता है। इसके कारण से किसी को कोई राइट मिल सकता है, इसके कारण से किसी को कोई बेनिफिट हो सकता है या उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। इसी तरह से दूसरी सेंस में, दूसरे अर्थों में जो कुछ नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं, फॉरबियरेंस है, जैसे कि किसी काम को करने से रुक जाने के कारण होने वाली जो नुकसान है, ऐसे ही लॉसेस, सिंपली कोई भी डैमेज या क्षति। तो कंसिडरेशन जो है ऐसे ही ऑब्लिगेशन के रूप में भी, किसी कंसिडरेशन जो है वो किसी के ऊपर एक दायित्व के रूप में भी देखा जा सकता है। तो कंसिडरेशन के बहुत सारे टाइप्स या बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ तक हमें क्या पता चल गया है कि कंसिडरेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। सिंपली मीनिंग, जो इसका सिंपली स्पीकिंग जो मीनिंग है वो ये है कुछ के बदले में कुछ, या बदले में कुछ, या किसी दूसरे को जो कुछ वो हमारे लिए कर रहा है या हमें दे रहा है उसके बदले में कॉम्पनसेट करना। यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल कर लिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने करी कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है, जहां तक अनुबंध के पक्षकारों का संबंध है, वो एक ही होते हैं या उनका एक ही मीनिंग होता है। जो चीज एक के लिए ऑब्जेक्ट है वही दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो सकती है। ऐसे ही कंसिडरेशन के हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिए। कंसिडरेशन जो है वो प्रॉफिट, राइट, बेनिफिट, इंटरेस्ट, फॉरबेरेंस, लॉस, डैमेज और ऑब्लिगेशन के रूप में हो सकता है।
तो आइए अब देखते हैं कि कंसिडरेशन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे डिफाइन करता है कि कंसिडरेशन जो है वो क्या होता है। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कंसिडरेशन को या प्रतिफल को डिफाइन करता है और कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग हुआ, क्या ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे क्या परिभाषा का मीनिंग क्या निकलता है। सेक्शन 2D भारतीय अनुबंध अधिनियम का कहता है कि जब वचनदाता की इच्छा पर, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, इसका मतलब है कि प्रतिफल हमेशा किसकी डिजायर पर या किसकी ओर से या किसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, तो वो चलेगा प्रॉमिसर की ओर से। प्रॉमिसर का मतलब है जो व्यक्ति जो है वो प्रपोजल रख रहा है, जिसने ऑफर रखी है, जिसने, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में अगर ए ने बी से कहा कि वो अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचने को तैयार है, तो ये किसकी मर्जी है, ये ए की मर्जी है, और ए यहाँ पे कौन है, प्रॉमिसर है, तो ये उसकी डिजायर है कि वो अपनी कार को बेचना चाहता है। तो पहली बात हो गई कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, या जो कंसिडरेशन है वो यहाँ से उसकी शुरुआत है कि वो प्रॉमिसर की डिजायर पर होगा। द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, तो अब जो प्रॉमिसर है उसकी इच्छा के ऊपर कौन कुछ कर सकता है, प्रॉमिसी मतलब वचन ग्रहीता, या कोई अन्य व्यक्ति मतलब एनी अदर पर्सन। तो हमेशा वचनदाता की इच्छा पर ये होगा, और वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति भी प्रॉमिसर की इच्छा पर कुछ कर सकता है। तो दूसरी बात हो गई। अब ये 3 जरूरी बातें जब आप इस डेफिनेशन को याद करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप ये बात ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 चीजें हैं, इनमें जो अंतर है वो केवल टेंस का है, केवल जो काल हैं वो अलग अलग लिए गए हैं। जैसे कि पहले देखिए हैज डन और एब्सटेंट लिखा है, इसका मतलब है ये पास्ट टेंस की बात है। दूसरा जो है वो डज और एब्सटेन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल की बात है। और जो तीसरा है प्रॉमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग लिखा है, ये इसका मतलब है ये फ्यूचर की बात है या ये भविष्य के बारे में एक बात है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। हमने कहा कि प्रॉमिसी या कोई दूसरा व्यक्ति, उसने हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, उसने कुछ किया है या करने से रुक गया है। एब्सटेन्ड मतलब उसने नहीं किया है या करने से रुक गया हो, या वो कुछ करता है या करने से रुक जाता है, या वो कुछ करने या ना करने का आने वाले समय में वादा करता है कि वो ये करेगा या वो नहीं करेगा। तो ऐसा करना, काम को, एक काम को करना या फिर रुक जाना करने से, या करने या रुक जाने का प्रॉमिस। तो यहाँ देखिए तीनों आ गए, ऐसा काम को करना या ना करना या इसका वादा करना, इसको क्या कहेंगे, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, उस प्रॉमिस का प्रतिफल कहलाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। यहाँ पे एक important बात जो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है वो है कि कैसे यहाँ पे जो काम जो है 2 तरह से बताए गए हैं। एक तो है काम को करना या दूसरा है काम को न करना। तो दोनों ही तरह की जो काम को करना या ना करना, दोनों ही तरह के एक्ट्स जो हैं ये कंसिडरेशन में आते हैं। तो जहां तक काम को करने की बात है वो पॉजिटिव एक्ट हो गया, वो एक पॉजिटिव कंसिडरेशन हो गया। और जब हम कहते हैं एब्सटेन मतलब काम को ना करना या किसी काम को करने से रुक जाना, वो एक नेगेटिव एक्ट हो गया, या वो एक क्या हो गया, नेगेटिव कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में हमने काम को करना या ना करना दोनों लेने हैं। और ये किस तरह से है इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर ए ने बी से कहा कि वो अपनी कार 1 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है, तो यहाँ पर ये एक काम को करने के बारे में
कंसिडरेशन है। ए जो है वो अपनी कार बी को दे देगा और बी उसके बदले में 1 लाख रुपए ए को दे देगा। तो यहाँ पे कार्य का करना मतलब के ये क्या है, ये एक काम को करने या पॉजिटिव कंसिडरेशन है। अब किसी काम को न करने के बारे में कंसिडरेशन कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बी ने ए से कुछ रुपए जो हैं वो उधार लिए हुए हैं। बी ने ए से कुछ रुपए उधार लिए हुए हैं और उसकी जो लिमिट थी, टाइम पीरियड था, वो खत्म हो गया है। तो ए जो है वो अपने रुपए जो है अब उसको वापस मांग रहा है बी से। बी के पास उस समय जो मनी है वो पे करने के लिए नहीं है। तो बी ये कहता है ए को कि अगर ए जो है, अगर वो 3 महीने तक उस पे वाद प्रस्तुत नहीं करता तो वो 20,000 रुपए उसे एक्स्ट्रा देगा, जितने उसने लोन लिया है उसके अलावा 20,000 रुपए और देगा। और उसके ऐसा कहने पर जो ए है वो वाद प्रस्तुत करने से रुक जाता है। तो ये क्या है, एब्सटेन। इसका मतलब है कि ए एक काम को करने से उसका रुक जाना, ये एक प्रतिफल है। किसके लिए, ए के लिए। क्योंकि जब वो रुक जाएगा ऐसा करने से तो जो है उस पे वाद प्रस्तुत नहीं करेगा वो ए पर, तो ए जो है वो बचाव हो जाएगा ए का, लेकिन इसके बदले में ए उसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। इस प्रकार जो कंसिडरेशन है वो किसी काम को करने के बारे में भी हो सकता है और न करने के बारे में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आ गया कि डेफिनेशन क्या दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन की। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। तो यहाँ तक हमने मीनिंग और डेफिनेशन हमारी हो गई। अब देखिए लीगल रूल्स क्या क्या हैं। तो इन लीगल रूल्स को पहले हम आज पढ़ लेते हैं कि जब हम कंसिडरेशन या प्रतिफल की बात करते हैं तो उसके वैधानिक नियम कौन से हैं। पहला वैधानिक नियम है, कंसिडरेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो अभी अभी हमने किया है कि कंसिडरेशन जो वो है जो हमेशा प्रोमिसर की इच्छा पर होना चाहिए। दूसरा, ये प्रोमिसी की ओर से हो सकता है या किसी अन्य पर्सन की ओर से भी हो सकता है। तीसरा हमने किया है, तीसरा जो लीगल रूल है वो ये है कि जो कंसिडरेशन है वो किसी काम को करने या किसी काम को न करने के बारे में हो सकता है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल की सहायता से। फिर चौथा है, इट में बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसका मतलब है कि प्रतिफल जो है वो इस समय जो समय चल रहा है उसमें हो सकता है, पहले कभी किया गया कार्य हो सकता है और आने वाले समय के लिए भी हो सकता है। जैसे कि प्रेजेंट का मतलब है कि ए ने बी को कुछ बेचा और उसके बदले में उसने उसको पैसे दे दिए, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब है कि ए ने बी के लिए कुछ पहले किया था, पिछले सप्ताह किया था या पिछले महीने या पिछले साल किया था और अब उसके बदले में उसे कुछ दिया जा रहा है, तो ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया। और फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब है जैसे कि क्रेडिट सेल्स है, आज ए ने बी को सामान सप्लाई कर दिया है लेकिन बी अभी उसका पैसा जो है वो आने वाले समय में देगा। तो क्रेडिट सेल्स में जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर हो गया। तो कंसिडरेशन इट मींस कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगली बात है कि कंसिडरेशन जो है इट नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू। कंसिडरेशन का पर्याप्त तो होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख रुपए की सपोज वैल्यू की एक चीज है तो जो एक व्यक्ति उसको बेच रहा है, जो उसकी मर्जी है कि वो इसको 1,000 रुपए में बेचे, 10,000 रुपए में बेचे, चाहे 500 रुपए में बेच दे। इससे अनुबंध की वैधता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनुबंध वैध ही रहेगा, चाहे कितनी कम जो कंसिडरेशन की वैल्यू जो है वो कितनी कम भी होना भी क्यों ना हो। इसका मतलब है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसकी एडिक्वेसी जरूरी नहीं है। और लास्ट में कंसिडरेशन जो है वो लीगल होना चाहिए, मतलब नैतिक, रियल मतलब इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, और सर्टेन मतलब कि निश्चित होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे लीगल रूल्स हो गए हैं। आने वाले वीडियो में हम आगे करेंगे कि अगला जो पार्ट है वो करेंगे। सो थैंक यू सो